उससे पहले मेरे को ये बताओ, आप लोगों को क्या पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में? किसी कोई कॉस्ट कैपिटल मिलेगा, फाइनेंस कैसे करेंगे, कंपनी का कितनी कैपिटल वगैरह डालनी है, कितने शेयर या एक्विजिशन करनी है, सारे सर्विस रहेंगे। सारे के सारे इसमें आएंगे, ठीक है। आप लोग बताओ, हर्षिता, एफएम के बारे में क्या पता है? फाइनेंस मैनेज करने के लिए होता है, ज्यादा कुछ तो मतलब इतना डिटेल में पता नहीं है मेरे को इसके बारे में। थोड़ा फाइनेंस मैनेज कैसे कर सकते हो, क्या क्या हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड? लोन्स वगैरह, एडवांसेस, उन सब चीज़ों के रिलेटेड हो सकता है। और साथ में कंपनी के जो भी फंड्स हैं, लोन्स, एडवांसेस, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स वगैरह से रिलेटेड हो सकता है कि किस तरह से उसको मैनेज करा जाए, कहाँ पे फाइनेंस कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग या फिर उस पर्पसेस के लिए, आई एम नॉट रॉन्ग। ईशा, आप बताओ। मुझे भी बस यही पता था कॉमन तो। कॉमन कुछ तो एक्स्ट्रा बताओ, ऐड ऑन करो हम अपना। इसमें कॉस्ट भी हम हम इसमें कॉस्ट भी देखेंगे कि कॉस्ट कितनी लग रही है। आपको पता है अभी जो आपने वर्ड यूज करा वही हमारा पहला चैप्टर होगा, कॉस्ट कितनी लग रही है। और बताओ, देखो आपको पता है, एक्स्ट्रा चीजें भी पता है। सोचो सोचो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? अनुराधा, आप बताओ कुछ। आपका माइक होता है म्यूट, अनम्यूट होता है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। मैं बताती हूँ आपको बेसिक इस सब्जेक्ट के बारे में, हम कितने पार्ट से पढ़ते हैं और कैसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि कनेक्ट आपने बताया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, कैसे कैसे पैसा लेना है। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। कहाँ से आपके पास पैसा आएगा, कहाँ पे आप उसको इन्वेस्ट करोगे, और जो बच जाएगा उसका क्या करोगे। घर में भी हम ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले अपने इनकम सोर्सेज देखते हैं, कहाँ कहाँ से हम अर्न कर सकते हैं या फिर कहाँ से पैसा ले सकते हैं, फाइनेंस कहाँ से आ सकता है। तो हम उसमें क्या देखते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंस लेना कहाँ से, फाइनेंसिंग डिसीजंस, ठीक है। हमने पैसा ले लिया, अब पैसा लेते टाइम हम क्या क्या चीजें माइंड में रखते हैं? आपको किसी से पैसा लेना है, उधार पे लेना है, कैपिटल लेनी है, क्या क्या चीजें आप माइंड में रखते हैं पहले लेते टाइम, इन्वेस्टमेंट से पहले लेते टाइम? इस पे इंटरेस्ट कितना देना होगा। ठीक है, आपकी कॉस्ट क्या आएगी, वो चीज देखेंगे हम। और इसके अलावा क्या देखेंगे हर्षिता? कि हमें इंटरेस्ट उस पे कितना देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। कितने टाइम स्पैन के लिए वो चलेगा, इंटरेस्ट किस हिसाब से लगेगा। हम्म। और इंटरेस्ट ही पे करते हैं हम, सिर्फ हम लोन ही ले सकते हैं? नए शेयर मार्केट जैसे उसमें डिविडेंड ले सकते हैं। और कॉस्ट क्या होगी, रिस्क देखेंगे। हाँ। रिस्क भी देखेंगे कि अगर आपकी सबसे रिस्की सोर्स क्या होता है। अगर हमने जहाँ पे पैसे लगाए वहाँ पे मिला वापस अगर रिटर्न नहीं आया। अभी हम फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ रहे हैं, पैसा लेना है हमें, पैसा लेने में रिस्क क्या क्या हो सकता है? अगर हमने लोन ले लिया, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अगर आपकी अर्निंग नहीं आए तो इंटरेस्ट कहाँ से दोगे? नहीं दे सकते, तो आपको रिस्क भी देखना पड़ता है। अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक समझना है इस सब्जेक्ट को, कि हम इस सब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस, कि कहाँ कहाँ से हम फाइनेंस ले सकते हैं। हम उसको देखेंगे हमें कितनी कॉस्ट पे फाइनेंस मिल रहा है, क्या उसमें रिस्क आ रहा है, ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास पैसा आ गया, हमने अलग अलग सोर्सेज से ले लिया, हम डेट ले सकते हैं, शेयर कैपिटल ले सकते हैं। शेयर कैपिटल के भी आपके फर्दर पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स की कैपिटल होती है आपकी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये सारी चीजें हमने देख ली कि हम कहाँ कहाँ से पैसा ले सकते हैं, किस कॉस्ट पे। फिर हमें उसे करना है इन्वेस्ट।
इन्वेस्टिंग डिसीजन। बताओ, इन्वेस्ट करते टाइम आप क्या क्या चीजें देखोगे? जहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पे रिटर्न कितना मिलेगा, आरओआई कितना होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और क्या कितना देखेंगे? रिस्क होगा जहाँ पे लगाया। हाँ, उस पे क्या रिस्क होगा? अगर हम सोच रहे हैं, वो सुना है 10 दिन में पैसा डबल पॉलिसी। रिटर्न तो बहुत ज्यादा होता है, बट रिस्क उससे भी ज्यादा होता है। तो आपको साथ साथ रिस्क भी देखना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं देख सकते ना। अब जब लोग जनरली एफडी भी कराते हैं, बैंक्स में भी पैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं? चाहे उस पर रिटर्न कम होता है, रिस्क नहीं है। हम शेयर मार्केट में लगाते हैं, हो सकता है रिटर्न तो आपको उस पर 100% मिल जाए, लेकिन रिस्क ज्यादा होता है। तो आपको रिस्क देखना है, रिटर्न देखना है, ठीक है। और भी चीजें देखते हैं हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, और भी सोर्सेज है या नहीं है लगाने के लिए, वो सब चीजें देखेंगे। उसके बाद जो पैसा बच जाएगा, उसका हम क्या कर सकते हैं? कंपनी क्या करती है इन्वेस्टमेंट करने के, जो आपकी अर्निंग्स आती है उसका क्या करती जो अर्निंग्स है उनको तो डिविडेंड बेस में पे है? करेंगे, डिविडेंड दे सकती है, और क्या कर सकती है? सेव कर सकते हैं फर्दर। रिटेन अर्निंग्स हो सकती है। मतलब आपको ना इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए एकदम ऐसे सोचना है जैसे आपका ही पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। हम अगर पैसा कहीं से भी ले रहे हैं तो हमें सबसे सस्ता कहाँ से मिल सकता है, सबसे कम रिस्की कहाँ से हो सकता है, ठीक है। फिर हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। ऐसा नहीं कि हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया वो पैसा डूब गया। तो हमें उसका आरओआई देखना है, रिस्क देखना है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है जो हमने उससे अर्निंग्स करी, उससे आप क्या करोगे? डिविडेंड पे करोगे या रिटेन अर्निंग? सपोज आपके पास 100 रुपए है, आप या तो पूरे के पूरे सेव कर सकते हो, आपने पूरे के पूरे सेव कर लिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, 80 का डिविडेंड दे दिया, 20 सेव कर लिए। कुछ भी ऐसी ऐसी अलग अलग आपकी रेशियो हो सकती है। 100 में से आपने इक्वल कर दिया, 50 का डिविडेंड दे दिया, 50 सेविंग्स कर ली। इसका हम पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं डिविडेंड का, जिसमें हम ऑप्टिमम रेशियो निकालेंगे कि कितना आप डिविडेंड पे करोगे ना तो आपका मार्केट प्राइस पर शेयर सबसे अच्छा रहेगा, कितना आपका ऑप्टिमम डिविडेंड होगा। तो बेसिक समझ आया आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, पैसा कहाँ से लेना है, कहाँ पे लगाना है, और उससे जो आप अर्न करोगे उसका क्या करना है, ठीक है। जब तक समझ आया? अब मैं बताती हूँ इसको पढ़ने कैसे वाले हैं। नोट्स देखो, इस तरह से रहेंगे आपके नोट्स, कंसेप्ट नोट्स। जैसे आपने मेरे को इनिशियली बताया कि आपको क्या इश्यू था करना, कि कंसेप्ट नोट्स नहीं थे, क्वेश्चंस करते थे। तो ऐसे आपके पूरे कंसेप्ट नोट्स रहेंगे, ठीक है। डिवाइडेड रहेगा, जैसे हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है, डेट होता है, लोन जो हम लेते हैं, लोन वगैरह होता है। फिर हम क्या ले सकते हैं, कैपिटल ले सकते हैं। ये सारे डेट के सोर्सेज पढ़े, कैपिटल के सोर्सेज पढ़ेंगे, आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसे आ गई, इक्विटी शेयर कैपिटल, सबके सोर्सेज पढ़ेंगे, उसकी कैसे कैसे हमें कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। ये हमारा, हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके नोट्स है। इसके साथ हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आप बताओ, बीइंग अ सीए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जो पेपर स्टडी में, मटेरियल। आपको आज पता है पेपर में कौन से आने हैं? जो इम्पोर्टेंट वगैरह है जिनकी चांसेस ज्यादा है, कौन से क्वेश्चंस हमें पढ़ के जाने चाहिए? जो स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल की किसने बोला? ईशा। अच्छा, स्टडी मटेरियल तो हमारे लिए हमारी गीता है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो हम करेंगे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस। उसके बाद आरटीपी के क्वेश्चंस आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू। ठीक है। अब आपने देखा होगा बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़े होंगे, एग्जाम्स वगैरह अगर पहले दिए तो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आपके कई बार आते हैं एज इट इज। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, क्लास में करेंगे, ठीक है। और साथ साथ आपके कंसेप्ट नोट्स आएंगे। उसके साथ मैंने एक और चीज सोची आपके लिए, स्पेशल चीज आपको मिला करेगी, फाइनेंस बाइट्स। गेस करो क्या हो सकती है, कोई गेस करो। फ्लैश कार्ड समथिंग। अच्छा, फ्लैश कार्ड्स जैसे कुछ। फ्लैश कार्ड का ऑडियो फॉर्म, कि और मतलब अच्छा। जो भी पढ़ेंगे उसका एक समराइज ऑडियो, जिसको हम्म। आप घर जाके शाम को सुन सको। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ना सामने नोट्स तो है, चीज याद नहीं आ रही होती कि बताया क्या था। तो आप उस ऑडियो को सुनना, साथ साथ में अपने नोट्स पढ़ते जाना, ठीक है। डेली के आपको ये फन इंस्पाइट्स मिलेगी, राइट। उसके साथ अपने टेस्ट रहेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे।
वो तो है इम्पोर्टेंट, प्लस आपके एमटीटीज रहा करेंगे। ठीक है, वो तो लास्ट में होंगे। अभी चैप्टर वाइज, जैसे आप लोग सब मे अटेम्प्ट वाले हो ना, मे अटेम्प्ट ही है ना सबका, बाकी सबका भी मे अटेम्प्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिपेयर करने वाले हैं। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। और दी, जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं वो आपके पास ही होंगे ना? तो हमें स्टडी मटेरियल जो मिला हुआ है उसको खोलने की जरूरत तो नहीं होगी ना? अभी हाँ, जब तक मतलब आपको नोट्स नहीं मिल जाते ना, एक दो दिन स्टडी मटेरियल रेफर कर लो, ठीक है, उसके बाद आपको नोट्स ही मिलेंगे। ठीक ओके ओके। है, स्टडी मेट कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ पे शो कर देंगे। तो उसके अलावा आप अभी एक दो दिन के लिए इनिशियली स्टडी मेट करो, क्योंकि स्टडी मेट में आपके क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से डिवाइडेड है। मतलब आप देखोगे ना, आपका स्टडी मेट सीरियसली बहुत अच्छा है हर सब्जेक्ट का ही। अभी आप हर चैप्टर हर टॉपिक करते जाओगे, उसके साथ साथ क्वेश्चंस आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाएंगे, इलस्ट्रेशंस आएगी। तो स्टडी मेट तो एकदम बेस्ट चीज है, इसको आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, इसके क्वेश्चंस तो प्रायोरिटी है। अब मैं आपको क्वेश्चंस, जैसे आप शायद करने मेरे से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमारा क्वेश्चन बैंक रहता है। Give me a minute. डे डे टाइमिंग हमारी यही फिक्स रहेगी 8:15 से 10:15 की, एट मॉर्निंग की। 8:30 से स्टार्ट होगी क्लास इफेक्टिवली। 8:30, हाँ जी, मतलब यही फिक्स रहेगी। हाँ हाँ, टाइमिंग सही रहेगी। कोई इशू है? नहीं, वैसे ही थोड़ा सुबह उठने में का, और तो जल्दी कोई नहीं, अब कुछ मिनट भी कम होगी, कोई जल्दी नहीं है। देखो, क्वेश्चन बैंक हमारा इस तरह से रहता है, ये आपके क्वेश्चंस होंगे जो स्टडी के होंगे, नीचे स्टडी मेट लिखा होगा। ये तो जो मैंने टॉपिक खोला है ना, न्यू एएस है, तो इसमें आरटीपी एमटीपी नहीं था, तो इसके आगे नहीं तो आपको लिखा मिल जाएगा कि कितनी बार आरटीपी में आया, कितनी बार एमटीपी में आया। ठीक है, तो आप प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? और डाउट्स बताओ, क्लास से रिलेटेड कुछ हो, कैसे हम कवर करने वाले हैं? ऐसा डाउट नहीं आ रहा कि मई में एग्जाम्स है? तो हो जाएगा। जनवरी से आने वाला है, कब तक हो टेंटेटिव बता दो आप कंप्लीशन का, और साथ में कितने चैप्टर्स हैं, और साथ में क्या हम मतलब कि सीरियल वाइज चलेंगे या फिर कैसे? देखो, अपने पास दो पार्ट्स हैं, एफएम और एसएम। ठीक, एसएम की तो हमने बात ही नहीं करी, एसएम तो इग्नोर हो गया। एसएम क्या होता है? सिस्टमेटिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक स्ट्रैटेजी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हमने अपने ग्रुप का इतना अच्छा सा नाम रखा, तो वो है फाइनेंस निंजास विद स्ट्रेटेजिक माइंड्स। वो यहीं से तो आया। ये होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मीनिंग क्या होता है? किस किस को थ्योरी पढ़नी पसंद है? हर्षिता और ईशा, अनुराधा, थ्योरी पसंद है? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। तो जब ये स्टार्ट होगा ना, एकदम थ्योरी से प्यार कर लेना तब तो। बिल्कुल ऑडिट है ये। इसमें आपको बहुत सारी क्रैमिंग करनी पड़ेगी, कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे, बट पढ़ने में मजा बहुत आएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना आप रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे, कि आप जैसे सुबह उठते हो, आपको जल्दी जल्दी क्लास में जाना है, उठ के हमारे माइंड में चल रहा होता है ना, इतनी देर में ये काम कर लेंगे, इतनी देर में ये काम कर लेंगे। मैनेजमेंट करते हो, ये काम प्रायोरिटी है, इसको पहले करेंगे। मम्मी को कहते हो वो काम मैं आके घर पे बाद में करूंगी। सब मैनेजमेंट करते हो ना, तो उसी वही चीजें हमें मैनेज करनी है। बस अब हमें किसके लिए करनी होगी? बिजनेस के लिए, कि आप कैसे कैसे स्ट्रेटेजीज बना सकते हो बिजनेस को चलाने की। स्कूल में, याद है स्कूल टाइम में हॉलीडेज होमवर्क मिलता था, तब पहले दिन हम बड़े जोश पहले में 2-4 दिन कंप्लीट करते हैं। जोश में प्लानर बनाते थे, 2-4 दिन में ये कवर कर लेंगे, फिर वो 2-4 हफ्ते हो। फिर आखिरी छुट्टी में होता था बस एक छुट्टी और मिल जाए, उसी में कर लेंगे। तो वही, हम जो स्ट्रेटेजीज बनाते थे ना, वो ही हमें यहाँ पे पढ़नी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, हम बिजनेस की स्ट्रेटेजीज कैसे बनाए। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे बाद में। अभी हम करते हैं एफएम की। टोटल आपके एफएम में है 9 चैप्टर्स, और एसएम में है, किसी को पता है कितने चैप्टर्स? 5 चैप्टर्स। 5। हाँ जी। और एफएम के 9 चैप्टर्स में से ही जो चैप्टर 9 है ना, उसमें आपकी फर्दर कुछ यूनिट्स भी है, बट वो बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली 9 और 5 14 चैप्टर्स मान के चल रहे हैं, कि आपके टोटल 14 चैप्टर्स है।
टेंटेटिव डेट क्या रहेगी अपनी? ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट करने की है 31 मार्च। ठीक है। देखो इससे जल्दी करेंगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक फुल फ्लेज हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इससे जल्दी तो नहीं हो पाएगा। और इसको आप ये भी मत मानो कि आपकी सिर्फ क्लासेस हो रही है, साथ में आपके क्या रहेंगे, टेस्ट तो चलते ही रहेंगे, है ना? तो एक एक रिवीजन भी तो साथ में ही हो रही है ना। उसके बाद आपके पास अप्रैल का टाइम होगा। अप्रैल में अभी हमने बिल्कुल फ्रेश पढ़ा होगा तो क्विकली सेकेंड रिवीजन कर लेंगे, देन अपने एमटीबी से देंगे, इतना मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है। इस 31 मार्च को हम फर्दर बाइफरकेट करें कि एफएम और एसएम कितने टाइम में होगा। तो हम ट्राई करेंगे कि अपना फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक एफएम कंप्लीट कर लें। एफएम थोड़ा सा लेंथी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में टाइम लगता है। ठीक है। देन हम जाएंगे आफ्टर दैट एसएम पे। एसएम आपका हो जाएगा 15-20 दिन में। ठीक है। 5 चैप्टर्स है, पढ़ने में इजी रहेंगे, बट आपकी डेली की क्लास थोड़ी सी लेंथी रहेगी। एफएम में भी आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है ना, इसीलिए ऐसा थोड़ा आपको लाइट लाइट लग रहा है। थोड़ी सी लेंथी क्लास रहेगी क्योंकि हमें टाइमली कंप्लीट करना है सिलेबस। ठीक है। अब आप लोग अपनी तरफ से बताओ, आपको क्या लगता है, आपको क्या देना चाहिए ऐसा इस सब्जेक्ट को कि आप इसमें अच्छा स्कोर करो? अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो तो सबसे। एफएम और क्या ईशा? ईशा दोबारा बोलो, क्या बोल रहे थे आप? आपने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था कि मैंने तो बता दिया हम ये सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या है इस सब्जेक्ट में। आपको क्या लगता है कि अगर आपको इसमें 80+ मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ओके, थोड़ा एफएम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। लाइव क्लास अटेंड करके रोज। लॉस लाइव क्लास अटेंड करनी, ये तो बिल्कुल एकदम मस्ट है। क्लास तो मिस करनी ही नहीं। आप सोचो आपके पास क्लास मिस करने का टाइम है कहाँ? अब आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो और जो पौध ग्रुप दे रहे हैं वो 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसमें आप डेली की क्लास प्लस उसका बैकअप, अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी कैसे करोगे? होमवर्क भी होगा, है ना? हर थोड़ा दिन में टेस्ट भी होगा। और टेस्ट कैसे होगा? चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, उसका टेस्ट होगा। फिर चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ, उसके बाद किसका टेस्ट होगा? चैप्टर 2 और 1 होगा। हाँ जी, चैप्टर 1 + 2 का टेस्ट होगा। तो आपको मेहनत करनी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली पढ़ो, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है ना क्लासेस मिस करने का। आप बाद में बैकअप कर नहीं पाओगे, लाइव क्लासेस अटेंड करनी है और क्या करना है, जल्दी जल्दी बताओ। अभी जिसकी बात करी हमने, टेस्ट देने हैं, टेस्ट स्किप नहीं करनी। ठीक है। टेस्ट रेगुलरली देने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि बाद में दे देंगे, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके 40 मार्क्स का टेस्ट है, उसमें से आप स्टार्टिंग में 20-25 भी अटेम्प्ट कर रहे हो चलेगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। अब आप बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हो, जैसे आप अकाउंट्स पढ़ते हो, सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, एफएम पढ़ेंगे जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ऐसा में मैंने बोला कि थ्योरी है, बट थ्योरी कोई इम्पॉसिबल थोड़ी है, पढ़ना इम्पॉसिबल तो है नहीं, नहीं है करना तो ऐसे रिएक्शन मत दो। मेहनत करनी पड़ेगी बस। और इसके लिए ना, एसएम के लिए बहुत अच्छी हम प्रेजेंटेशन टिप्स पढ़ेंगे कि इसको आप प्रेजेंट कैसे करोगे, कि लिखा सबने सेम होगा लेकिन आपकी आंसर शीट हमेशा अलग लगेगी। ठीक है। तो उसकी टेंशन मतलब, पढ़ना पड़ेगा, बस आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लगा लोगे, देखो सुबह सुबह झूठ नहीं बोलना मंडे को। सब बताओ, एफर्ट्स लगाओ। यस मैम। यस मैम, पहले की कसर कोई रही होगी तो अभी पूरी करनी है। हाँ, अभी पूरी कमी सारी निकाल देनी है जो पहले करी है। मैम मैं एक्सपीरियंस ले लिया इंटरमीडिएट का, सेकंड में तो अब आप बड़े हो गए हो। है ना? अब पता चल गया सीन क्या है। मैम ईशा कुछ बोल रही है। हाँ जी ईशा बोलो। एफएम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में? जैसे लॉ वगैरह में तो, ऑडिट वगैरह में तो जैसे केस स्टडीज आती है ना, तो एफएम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एग्जाम की रिपोर्ट कुछ पूछ रही थी। थोड़ा दोबारा बोलो, धीरे धीरे बोलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो मैम, हाँ। मैं पूछ रही थी कि एफएम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे, मतलब पेपर में? जैसे लॉ वगैरह में तो केस स्टडी ऐसे आती है ना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। हाँ जी, थ्योरी के क्वेश्चंस।
डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या केस स्टडीज में से भी आ सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज पढ़ा है 12th क्लास में? जो कॉमर्स से उन्होंने बिजनेस स्टडीज पढ़ा हुआ, केस स्टडीज पढ़ी है उसमें? केस स्टडीज यस होती, मैम। हम पढ़ते थे कि आपका पॉलिसीज वगैरह कैसी हो रही है, प्लानिंग लग रही है, कंट्रोलिंग है, क्या चीजें हैं। उसी टाइप से मतलब आप एसएम में ना काफी काफी अपने बिजनेस स्टडीज को भी रिलेट करोगे। ठीक है। आपने वो पढ़ा होगा स्वॉट एनालिसिस, पता है किसी को क्या होता है? क्या होता है? स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। हाँ। अगर हमें कुछ चीज स्टार्ट करनी, कोई भी नया काम आप स्टार्ट कर दो, सबसे पहले आप क्या देखते हो कि क्या आप वो कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ है। अभी आप सीए इंटरमीडिएट में हो, आप आज प्लान कर लो मैं सीए फाइनल पढ़ाऊंगी तो क्या आप पढ़ा सकते हो? अभी खुद इंटर में हो तो फाइनल तो नहीं पढ़ा सकते स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना। आप सीए फाउंडेशन पढ़ा सकते हो, 11th 12th पढ़ा सकते हो, ठीक है। अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करनी होती है, जैसे कि अगर किसी को मैथ्स नहीं पसंद होता, किसी को थ्योरी नहीं पसंद होती, तो क्या वो पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। वीकनेस आइडेंटिफाई करो, स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर ली, वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली। फिर आप अपॉर्चुनिटीज देखते हो, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, यही सब चीजें हम पढ़ेंगे ऐसे में, कुछ इससे अलग नहीं है। आप बिल्कुल रियल लाइफ से इसको रिलेट कर पाओगे, जो हम रियल लाइफ में करते हैं ना, बस वही बिजनेस के लिए करना है, कुछ भी नहीं। आपको याद बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसकी थ्योरी याद करने में पता है कब दिक्कत आती है? जब आप इनिशियली अपनी लैंग्वेज में पढ़ते जा रहे हो और बाद में कीवर्ड्स बनाने पड़ते हैं। और हम स्टार्टिंग से किससे पढ़ेंगे इसको? स्टडी मटेरियल के थ्रू, मतलब नोट्स बनाएंगे लेकिन स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज। तो आपको लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। और बताओ, इसके अलावा कुछ बचा है? कोई किसी के डाउट्स? कुछ मन में सवाल आ रहे हो सुबह सुबह? वही कि मेरे मैथ्स में ना कुछ कुछ मतलब बेसिक कैलकुलेशंस में भी डाउट्स होते हैं, है ना, आपको पता ही है पहले से, तो बस वो है देखो, उसकी वजह से। अकाउंट्स में पूछने में डरते थे, लेकिन यहाँ पे डरना नहीं है, ठीक है। बेस अब अकाउंट्स में तो आपने कहा था कि मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। एफएम तो आई थिंक 11th 12th में तो किसी ने नहीं पढ़ा, हमने तो नहीं पढ़ा। ओ मैम। बट मैथ्स का मेरा मैंने शुरू पढ़ा। से ही थोड़ा सा ऐसे है, तो फिर उस हिसाब से मतलब मैथ्स के जो जैसे आप बताते थे ना डिस्काउंटिंग ये वो, मतलब उसमें भी। बहुत सारे ऑलमोस्ट सीए से मिल जाएंगे जिनको मैथ्स नहीं पसंद होता। हाँ कोई मतलब बस वही है कि मैथ्स थोड़ा। पसंद है मैथ्स? हाँ फेवरेट है आपका तो मैथ्स। फेवरेट है ना कोई बात फेवरेट। नहीं। हाँ होता है किसी किसी का ठीक है। मैथ्स में दो ही कैटेगरी होती है, या तो जिसका फेवरेट है या जिसको बिल्कुल नहीं पसंद बीच का कुछ नहीं होता मैथ्स ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स इतना ज्यादा नहीं होता, नॉर्मल आपकी कैलकुलेशंस होगी, और अपने पास कैलकुलेटर तो है ही, वो तो हो ही जाएगा। बाकी सबसे मेन चीज है, अगर आप लोगों को डाउट्स पूछने हैं ना, तो आप कभी भी पूछ सकते हो, 24/7। हाँ हो सकता है रिप्लाई ऑन द स्पॉट नहीं आएगा, मैं आधी रात को रिप्लाई नहीं करती, लेकिन आप मैसेज करके छोड़ सकते हो, ठीक है। तो डाउट्स कभी भी पूछ सकते हो, और क्लास में डाउट्स लेने में कभी भी सोचना नहीं है कि बहुत सिली चीज है या कुछ है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताती हूँ इसका। आर्टिकलशिप के टाइम पे हमारे प्रिंसिपल ने हमें बताया था कि वो लोग गए थे एक बार बैंक ऑडिट पे, ठीक है। बैंक ऑडिट में क्या था, एक उनका कोई आर्टिकल था, वो मतलब ऐसे ही था, थोड़ा डम टाइप, डरता था कुछ भी बताने में, तो उसने ऐसे डरते डरते बताया कि ना वैसे तो मेरे को कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं मिली, लेकिन ना बैंक में एक साइड ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा कटे फटे नोट रखे थे, जिसका बैंक वालों ने कोई हिसाब नहीं बना रखा। अब बताओ, जो कटे फटे नोट होते हैं, क्या उनकी जीरो वैल्यू होती है? जिस बैंक को जो बैंक हाँ में मैम। लगे कि हाँ ये खराब हो गई नोट्स। हम्म। तो उनकी वैल्यू जीरो तो नहीं होती। और बैंक जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने क्या कर रखा था, काफी सारा कैश ऐसा था जो थोड़ा बहुत फट गए नोट या ऐसे है, वो साइड कर रखे थे, उसको कैश में काउंट ही नहीं कर रखा था। तो बताओ क्या ये छोटी ऑब्जर्वेशन है? ऐसे लाखों रुपए हो सकते हैं। हाँ, और उसने सिर्फ, और उस बच्चे ने जो आर्टिकल था उसमें तो बहुत डरते डरते बताया कि ये ना बोले कि मतलब ये तो बट ऑब्वियस चीज है कि अलग ही रखेंगे, या ऐसा कुछ माइंड में उसके आए। फिर भी उसने बताया, और वो उनके लिए बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन बनी थी, ठीक है। तो कभी भी ना कोई चीज को ऐसे नहीं सोचना कि बहुत छोटी चीज है। बहुत चीजें ऐसी होती है जो आप छोटी सोच रहे होते हो ना मन में, वो बाकी सब भी मन में छोटी सोच के पूछ नहीं पा रहे होते हैं, तो पूछ लिया करो। डरना नहीं है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप 5 मिनट क्लास की एक्स्ट्रा लगेगी, क्या होगा, सबके डाउट्स आएंगे, कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे, है ना।
तो नया नया सीखने के लिए तो है ना, यहाँ पे हम एकदम नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सबके लिए नया है, किसी ने नहीं पढ़ा था पहले। आपने फाउंडेशन में कितना पढ़ा है? बेसिक पढ़ा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिस्काउंटिंग वगैरह वो सब चीजें पढ़ी है। ऐसे पूरे डिसीजंस लेने थोड़ी ना पड़े हैं। सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो डाउट्स लेने में बिल्कुल भी नहीं डरना। यहाँ तक क्लियर? और बताओ। आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास की बेसिक चीजें ही पढ़ेंगे, बेसिक सब अपनी चीजें, और कुछ माइंड में। और डिस्काउंट करा दिया मैंने, फाउंडेशन छोड़ दिया। टॉपिक ही छोड़ दिया था। वो मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। बाकी टॉपिक भी कर दिया था। कोई बात नहीं, करा दूंगी, वो तो पहले चैप्टर में यूज हो जाएगा आपका, पहले से लेकर लास्ट तक होता रहेगा। मतलब जो मुझे टॉपिक नहीं आते ना वो मैं वो बिल्कुल जैसे डिस्काउंटिंग तो अकाउंट्स में भी यूज हुई होगी, वो कैसे थोड़ा करी? बहुत यूज हुआ था। तो डिस्काउंटिंग करनी आती है? हाँ, मतलब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी जहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, यहाँ पे इनमें जैसे जो फॉर्मूला लगते हैं ना मुझे याद नहीं हो रहे थे। कौन सा फॉर्मूला लगता है, कौन बताएगा? हर्षिता, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू हम्म। ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100। क्या था, याद ही नहीं आ रहा मेरे को। पावर में n आता था। ये फॉर्मूला आता है आपको? नहीं आता, बस एक ये फॉर्मूला आपको सीखना है। ये मैंने सही बोला है? हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोला है। क्या कह रहे हो आप कनक? ये फॉर्मूला मतलब जैसे जो उसमें अलग अलग वाली थी, जैसे रिस्क में और रियल वैल्यू में अलग, और जो रिस्क के अलग अलग टाइप है उसके हिसाब से अलग चेंज हो रही थी। ये इसमें थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन हो सकते हैं आपके, हाँ। किसी में आपका हो सकता है आर मिसिंग हो, किसी में आपकी प्रेजेंट वैल्यू मिसिंग हो। ये आपका फॉर्मूला यही रहेगा। इसमें जैसे मैथ में पढ़ते थे ना, ये वैल्यू कुछ इधर चली गई ऐसे। जैसे उसमें रिस्क जैसे कई टाइप का होता है, एक रियल वैल्यू में, और एक है जैसे जहाँ पे इंटरेस्ट हट जाता है, हम्म। और एक में था कि फ्यूचर में जो इन्फ्लेशन वगैरह होगा उससे रिस्क कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। उसमें उससे उससे चेंज हुआ था जो फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं है, सारा आ जाएगा। बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये होगा, ठीक है। बेसिक। हाँ, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे, बाकी आपका चैप्टर टू चैप्टर जो आता रहेगा वो सीखते जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक्सक्यूज मी, हाँ जी। वो मैंने पूछना था कि नोट्स जो होंगे वो आपके वाले जैसे आपने दिए हुए होंगे वही करने हैं, या फिर हैंड रिटन नोट्स के लिए एक अलग से नोटबुक भी लगाएं जिसमें साथ साथ में लिखें जो भी आप। वो बना लो, क्वेश्चंस करेंगे, और साथ साथ में कुछ लिखना होगा ना, आप लोग अपने पास स्टिकी नोट्स रखना, ठीक है। वैसे तो देखो आपको इसमें कहीं ना कहीं स्पेस मिल जाएगा, बहुत थोड़ी माइनर चीजें लिखने की होंगी, और उसके लिए भी मैंने बहुत जगह तो स्पेस छोड़ा हुआ है कि आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, जैसे ये सेल्फ नोट बना रखा है। अदरवाइज आप लोग स्टिकी नोट्स रख लेना, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स। रीजन बीइंग, मेरे को क्या चाहिए कि लास्ट में ना आपके पास ये नोट्स होने चाहिए कि आपको पता है एग्जाम से पहले आपको बस ये पढ़ना है। हम 4-5 नोटबुक्स बना ले, वो लास्ट में पढ़ी नहीं जाएगी, है ना। तो आपको इन नोट्स को ही, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, ऐसा बनाना है कि लास्ट में हम बस ये पढ़ के जा रहे हैं ना, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। जैसे सपोज हमने ये टॉपिक करा, कॉस्ट ऑफ डेट, अब वो आपके हाथ में, आप इन नोट्स को कितना अच्छा बना सकते हो सकता है कोई चीज मैं मिस कर दूं, वो आपके माइंड में आ जाए कि हम ऐसे भी इसको अच्छा बना सकते हैं। आप यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख सकते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, पेंसिल से लिखना, बाद में हो सकता है आपको रब करना पड़े। सपोज आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 लगा कि जो मेरे को बाद में करना है, लिख लिया, ठीक है। हो सकता है उसमें कोई छोटा सा पॉइंट ऐसा क्वेश्चन में यूज हुआ था जो यहाँ पे नहीं लिखा, वैसे तो रेयर चांस है ऐसा कुछ होगा क्योंकि ऑलमोस्ट सब लिखा हुआ है, बट कोई चीज होती है जो आपको अपनी नॉलेज के लिए लग रहा है कि यहाँ लिखनी है, छोटा सा यहाँ पे लिख लिया, कोई नोट बना दिया। इन नोट्स को इतना कंसाइज कर दो कि बस आप लास्ट में ये पढ़ के जा रहे हो ना, तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आपको ये चीज अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन ये आपको इतना कंफर्ट देगा ना लास्ट में, कि आपके पास एक फिक्स एक हो जाएगा कि मेरे को बस ये मटेरियल पढ़ना है, ऐसे 10 चीजें उठा के नहीं पढ़नी। और जैसे क्वेश्चंस का मैं हमेशा अकाउंट्स में भी बोलती हूँ, अभी अकाउंट्स तो हम लास्ट में स्टार्ट करा था हर्षिता रिवीजन वगैरह में, इसमें क्या है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करें तो आप क्वेश्चन में जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसके लिए आप एक नोटबुक बना सकते हो, ठीक है। वो आपकी पर्सनल नोटबुक होगी, उसमें मैं नहीं लिखवाऊंगी। उसमें क्या करना है, जैसे आपने लिखा अपना चैप्टर नंबर 4, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा
अपनी लैंग्वेज में उसको यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 करा, आपको अपनी लैंग्वेज में कुछ भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा वो लिख लेना। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस की एक समरी बन जाएगी। सपोज आपने 30 क्वेश्चंस करे, 30 क्वेश्चंस आपके 2 से 3 पेज में उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। क्योंकि आप खुद बताओ, अगर मैं बता रही हूँ कि एक चैप्टर में अराउंड 30 क्वेश्चंस है, टोटल अपने पास कितने चैप्टर्स है, 14, तो कितने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। इतना क्वेश्चन तो आप लास्ट में नहीं कर पाओगे, तो आप उनके साथ साथ एक समरी बना सकते हो। तो आप बेसिकली 2 नोटबुक्स बना लो, एक में हम आंसर्स लिखेंगे, पूरा सॉल्यूशन लिखेंगे, दूसरे में आप उसके सिर्फ कंसाइज पॉइंट्स लिख लें। और ये कंसाइज पॉइंट्स में ये भी नहीं कह रही आप साथ साथ लिखो, आप जब टेस्ट से पहले दिन जब रिवाइज करोगे ना, तब लिखना, तब ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके होगे। ठीक है, तो आप ये आपको 2 नोटबुक्स बनानी है। एक नोटबुक बनानी है क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, ये तो आपको डेली अपने साथ रखनी है क्लास में। दूसरी होगी आपकी कंसेप्ट्स यूज्ड इन क्वेश्चंस। ये आपको अपनी पर्सनल नोटबुक बनानी है। टेस्ट से पहले जब आपको 2-3 दिन रिवीजन के होंगे, उसमें आपको जो जो आप क्वेश्चन करते जाओगे, जो आपको डिफरेंट पॉइंट लग रहा है वो लिखते जाओ। क्योंकि अभी तो आप फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको सब कुछ ही डिफरेंट लगेगा। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे तब आपको पता है कि कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो लास्ट तक आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी, रट जाएंगे, इतने क्वेश्चंस में यूज हो जाएंगे। तो वो आपने एक बार लिख लिया, आपको हर क्वेश्चन में नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये बनानी है टेस्ट से पहले, और ये आपको एक नोटबुक साथ में, और कंसेप्ट नोट्स आपको प्रिंटेड मिल जाएंगे। आप लोग ऑनलाइन में आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगे। ठीक है, इसको अपना इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या लगता है आपको, क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल? शेयर से आपने जो वेंचर्स में इशू किए हैं उन पे क्या क्या हमारे को चाहिए, जैसे इंटरेस्ट वगैरह में उसमें कितना पे करना पड़ेगा, या फिर जो हमने उसके लिए जो अंडर राइटर परमिशन में दिया होगा, या फिर कोई और कॉस्ट आई हो स्टैंडर्ड वगैरह तो कैसे हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। 2 पार्ट्स में हम इसको पढ़ते हैं। कॉस्ट निकालनी है हमें किस चीज की, कैपिटल की। ठीक है, कैपिटल आपकी 2 टाइप्स की हो सकती है, लोन्स वगैरह भी ले सकते हो आप, लोन्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। मतलब इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलते हैं, डेट आपका जो होता है। और दूसरा आपकी फॉर्म होती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपकी हो सकती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इतने टाइप्स की होती है। साथ साथ में आप अपने एक रफ नोटबुक लेके बैठ सकते हो, स्क्रिबल कर सकते हो। स्क्रिबल करते जाओगे ना, आपको एक फ्लो बनता जाएगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। ठीक है, तो अपना एक नोटबुक लेके बैठ जाओ, उसमें साथ साथ स्क्रिबल करते जाओ। तो हमने देखा हमें चैप्टर पढ़ना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल आपकी होती है, या तो आप लोन ले सकते हो या फिर कैपिटल इशू कर सकते हो। कैपिटल 2 टाइप्स की। ठीक है, हमें निकालनी है इनकी कॉस्ट। बेसिक डिस्कशन करते हैं। आप बताओ इनमें से सबसे ज्यादा रिस्की क्या होता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपकी सबसे ज्यादा रिस्की होती है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? चाहिए। इन्वेस्टर के। इन्वेस्टर के लिए। हम क्या निकाल रहे हैं, रिटर्न निकाल रहे हैं या कॉस्ट निकाल रहे हैं? कॉस्ट कॉस्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? जो इशू करना मुझे चाहिए। किसे चाहिए? तो आप हमेशा आंसर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पैसा ले रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट पढ़ रहे हैं, कि कितने में उसने पैसा रेज करा। अब बताओ सबसे रिस्की क्या होगा? लोन। लोन। आंसर चेंज हो गया आपका। हमें ये देखना हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए तो सबसे रिस्की क्या है, लोन। ईशा क्यों सबसे रिस्की है लोन? शेयर कैपिटल ऑनेस्टली कैपिटल है, उनको वापस देना या देना देना उस पे कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर उसके पास होंगे तो दे देंगे, नहीं तो हम्म, और लोन पे तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपकी अर्निंग हो चाहे ना हो, आपको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा रिस्की क्या होता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन लेना। ठीक है, लोन, डेट्स, डिबेंचर्स जो भी आपके, क्योंकि उसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है। और लेस रिस्की क्या होता है आपकी कैपिटल, शेयर कैपिटल।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थोड़ी सी ज्यादा रिस्की होती है क्योंकि फिक्स उसमें डिविडेंड देना पड़ता है, और उसकी वजह इक्विटी शेयर कैपिटल। ये चीज समझ आई कि आपकी सबसे ज्यादा रिस्की लोन्स वगैरह होते हैं और सबसे कम रिस्की आपकी कैपिटल होती है। कॉस्ट किसकी ज्यादा होती है? शेयर कैपिटल की। किसकी? शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल में किसकी? इक्विटी या प्रेफरेंस? इक्विटी की। इक्विटी शेयर कैपिटल। वो सुना आपने, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा रिस्की कैपिटल होता है, उसको पता भी नहीं कि उसको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे कितने मिलेंगे, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे को सबसे ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप एक कॉलम ऐसे बना सकते हो, डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, रिस्क, रिटर्न। रिस्क हायर किस में सबसे ज्यादा? डेट में हाईएस्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में मॉडरेट, और इसमें वेस्ट। रिटर्न सबसे ज्यादा किसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल। हाईएस्ट, डेट में। मॉडरेट, लोएस्ट। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बना लो। पॉइंट ऑफ व्यू हम किसका देख रहे हैं यहाँ पे? कंपनी का। डी। हाँ जी ईशा। आपने पहले ये नहीं बोला था हायर द रिस्क हायर द रिटर्न? हम्म, वो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने पैसा लगाया है, आपने कहीं पे इन्वेस्ट करा है, आपने शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करा जहां आपको पता भी नहीं कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, तो आपको रिटर्न कम चाहिए होगा या ज्यादा चाहिए होगा? ज्यादा चाहिए होगा। शेयर कैपिटल वाले को सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए होगा। तो हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज्यादा उसको क्या चाहिए होगा? रिटर्न चाहिए होगा। और सबसे कम रिस्क की कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कैपिटल होगा। ठीक है, मतलब कंपनी को सबसे कम रिस्क किसमें रहेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में, इसलिए सबसे ज्यादा रिटर्न उन्हें देना पड़ेगा। जो डेट वाले होते हैं उनमें हाईएस्ट रिस्क होता है, उनका तो सिक्योर है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप देखो, आप नॉर्मली देखना, आप बैंक्स में एफडी कराते हो, एफडी में क्या कोई रिस्क होता है? रिस्क तो नहीं होता, रिस्क लोवेस्ट होता है। तो क्या उसमें रिटर्न अच्छा मिलता है? यस, रिटर्न अच्छा मिलता है। रिटर्न भी लो मिलता है। या आप देख लो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना ना माइंडसेट यहाँ से बनाना चालू करो कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सबसे ज्यादा रिस्की डेट, क्योंकि उसे पैसा देना ही देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा रिस्की डेट। इन्वेस्टर के लिए सबसे कम रिस्की डेट, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, रिटर्न आपको इसमें सबसे कम देना पड़ेगा इसमें। ईशा समझ आया? हाँ जी। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो आपका मॉडरेट रहता है, मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट रिटर्न दे दोगे आप। फिक्स्ड आपका एक डिविडेंड का परसेंटेज होता है, आपको वो पे करना होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे कम रिस्क है, लोवेस्ट रिस्क है, क्योंकि आपको इनको लास्ट में पेमेंट करनी होती है, सबसे लास्ट में, और इसलिए आपको इनको रिटर्न सबसे ज्यादा देना पड़ता है। इनकम स्टेटमेंट पता है आपको? ईबीआईटी होता है आपका, इसमें से क्या लेस होता है? इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जो टैक्स बना देंगे हाँ, एक्सपेंसेस के साथ। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट हटा देंगे तो आपका क्या बच जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से क्या हटेगा? टैक्स। क्या बचेगा? ई ए ई। अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से आप क्या पे करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। डिविडेंड पे करेंगे। बचा हुआ क्या होता है? EAE। ये अर्निंग्स अवेलेबल आफ्टर इक्विटी। शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये हम अपना AS20 में भी पढ़ता है, अकाउंट्स में, ईपीएस में हमें EAE निकालना होता है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको हम करते हैं फर्दर, आप रिटेन्ड अर्निंग्स में भी डाल सकते हो और
डिविडेंड भी पे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप क्या पे करते हो? इंटरेस्ट पे करते हो। तो वो तो आपको पे करना ही करना है, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद क्या करते हो? आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हो, फिर आप ये निकाल लेते हो। बचा हुआ सारा ही किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो उनको हाईएस्ट रिटर्न। बेसिक समझ आया? हमने देखा कितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है आपके। आप लोन भी ले सकते हो, लोन्स डिबेंचर्स या फिर शेयर कैपिटल। फिर हमने देखा जो लॉन्स डिबेंचर्स होते हैं वो आपके सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन बीइंग कि आपको उनकी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी, आपके पास चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो हम उनको सबसे कम रिटर्न देते हैं। जो आपकी शेयर कैपिटल है, जो सबसे कम रिस्की होती है, कंपनी को पता है अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड पे कर देंगे, और प्रॉफिट होने पे भी आपके कंपल्सरी नहीं होता डिविडेंड पे करना। तो है ना, आपने लॉ में पढ़ा होगा, कोई कंपल्सरी तो होता नहीं डिविडेंड पे करना। वो सबसे कम रिस्की है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अच्छे से सुनते जाना, इन्हीं में से आपके वो स्कॉलरशिप टेस्ट में क्वेश्चंस आने वाले हैं, बेसिक जो आएंगे। ठीक है, अच्छे से सुनना। ये आपकी होगी इनकम स्टेटमेंट। और क्लास के बाद ये नोट्स का भी पीडीएफ मिल जाएगा? क्लास के बाद ये नोट्स का भी पीडीएफ मिलेगा? हैंड रिटन जो मैं लिख रही हूँ, हाँ जी। इसका तो आई थिंक शेयर नहीं हो पाएगा, मतलब कोई आइडिया नहीं है, बट जो कंसेप्ट नोट्स है उसका मिल जाएगा, उसमें आपको लिखा मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, उसका ठीक है। क्वेश्चन। ये वैसे फर्स्ट आप चैप्टर ही है वैसे ही, या फिर फोर्थ वाला है? ये हाँ, स्टडी मेट का चैप्टर 4 ही है। ठीक है। हम चैप्टर्स का सीक्वेंस वही सेम रखेंगे क्योंकि लास्ट में आपको कंफ्यूजन ना हो। आपके 9 चैप्टर्स में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर 4 स्टडी मेट का ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब मेरे को जी। एक, हाँ बोलो ईशा। जी, जो हमने इन्वेस्टमेंट में वो जो हमने फिक्स थोड़ा सा ऊपर करना है इस इमेज को, क्या इन्वेस्टमेंट? यहाँ पे, हाँ जी, जो बैंक्स की एफडी पढ़ रहे थे, इन्वेस्टर, ये हाँ, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे कि रिटर्न लो मिलेगी। इसको ये नहीं समझ आया मुझे, ये अपने रिटर्न लो क्यों लिखा है? यहाँ पे डेट में। नहीं, ये बैंक्स के सामने एफडी लिखी है ना, एफडी में रिस्क और रिटर्न, रिटर्न में लो क्यों लिखी डेट में ना, डेट में पूछ रहे हो लोवेस्ट क्यों लिखा है? है? नहीं, जो हमने ये नीचे लिखा है ना पिक्चर में, बैंक्स एफडी, एफडी वाले पॉइंट में, हाँ, इसमें हमने रिटर्न में लो क्यों तो लिखा है? कुछ ना आपका, यहाँ पे मैंने बताया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे मैंने बताया इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नीचे बताया एफडी वाला वो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपको अपना माइंड ना दोनों साइड से लेके चलना पड़ेगा। या जो पैसा ले रहा है उसके लिए क्या होगा, जो पैसा दे रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए क्या होगा। आप बताओ मेरे को ईशा, जैसे मैंने एफडी बनाई। आप किसी को लोन दे रहे हो, आप किसी को लोन दे हाँ रहे हो, जी। तो आपके लिए तो वो सबसे कम रिस्की होगा ना। आपको तो पता है कि उस पर आपको इंटरेस्ट आता रहेगा, हाँ जी। है ना। तो आपके लिए वो क्या होगा, सबसे कम रिस्की होगा। रिस्क आपका लोवेस्ट होगा, आप इन्वेस्टर हो, आपका रिस्क लोवेस्ट होगा। और जो पर्सन लोन ले रहा है उसके लिए तो सबसे बड़ी हेडेक वो लोन ही है, कि उसको वो इंटरेस्ट तो देना ही देना है, चाहे वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके अर्निंग ले रहा है चाहे नहीं ले रहा। अगर ईशा ने हर्षिता को सपोज लोन दे दिया, ठीक है, ईशा है इन्वेस्टर, और अगर उसने लोन दिया है तो ईशा तो एकदम टेंशन फ्री रहेगी, उसके लिए तो कोई रिस्क नहीं है, उसको पता है उसको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और हर्षिता के लिए वो सबसे ज्यादा रिस्की हो जाएगा। रिस्की क्यों हो जाएगा? उसे पता है कि मेरे को ये जो पैसे ले रही हूँ ना, इसको अच्छे से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने इससे इनकम अर्न नहीं करी तो मैं ये इंटरेस्ट पे कहाँ से करूंगी। सबसे ज्यादा बड़ी टेंशन यही होती है कि आपका जो फिक्स्ड आपको ये खर्चे पे करने ही करने हैं वो कैसे निकलेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट है, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो पे करना ही है। तो हर्षिता के लिए सबसे ज्यादा रिस्की होगा, और ईशा के लिए लोवेस्ट रिस्क होगा। ये ईशा समझ आया? हाँ जी, और रिटर्न का कैसे लिंक करेंगे रिटर्न? अब ये चीज है, अब ये बताओ, जहां पे आपको फिक्स है कि आपको इनकम मिल ही जाएगी, आपको कुछ ना कुछ इनकम मिलेगी, वहां पे आप कम रिटर्न मिल रहा होता है ना तब भी इन्वेस्ट करते, तो उसमें आपका एग्जांपल होता है एफडी।
जो हम लोग एफडी करके रखते हैं, चाहे हमें पता है उसमें हमें इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता। इन्फ्लेशन आपका हो सकता है 10% 15%, और आपको इसमें इंटरेस्ट मिल रहा होगा 6-7% का। ठीक है, लेकिन स्टिल हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसमें आपका क्या होता है, रिस्क सबसे कम होता है, तो आपका रिटर्न भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। समझ रहे ईशा? यस मैम। अब आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हर्षिता का देखो। हर्षिता को पता है इसमें सबसे ज्यादा रिस्क है कि उसको इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, तो वो क्या चाहेगी कि मैं उसको कम रिटर्न प्रोवाइड करूं, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाए मेरे को, 7%, 5%, जो भी बिल्कुल कम रेट पे मिल जाएगी, क्योंकि फिर तो वो उसकी ऑब्लिगेशन बन जाएगी ना, उसको पे करना ही है, तो हम अपने ऊपर कम से कम ऑब्लिगेशन लेना चाहेंगे ना। समझे? अब सपोज वो यस इक्विटी मैम। बोल रही है कि मैं आपको 15% दे दूंगी, पता है अगर प्रॉफिट आया तो दे दूंगी, नहीं आया तो नहीं दूंगी। लेकिन अगर लोन वालों को 15% बोल दिया तो क्या देना इजी है 15% इंटरेस्ट? नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या प्रेफर करेंगे कि रिटर्न हम कब से लो लें, कम दें। ठीक है, समझे अब? यस मैम। ठीक है, सेम आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर आप किसी को कैपिटल दे रहे हो, आपके लिए वो बहुत रिस्की है। शेयर कैपिटल जो हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कल को हमें उस पर डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैपिटल का पैसा भी वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम पर फिर भी लगाते हैं शेयर कैपिटल में पैसा, शेयर मार्केट में पैसा, क्या सोच के कि हमें इस पर रिटर्न ज्यादा मिलेगा। रिस्क ज्यादा है बट उसमें रिटर्न हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कंपनी के लिए वो लोवेस्ट रिस्क है, क्योंकि कंपनी को पता है प्रॉफिट अर्न करा तो दे देंगे, बट जब देंगे तो हमें ज्यादा देना पड़ेगा, रिटर्न ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप उनको पैसा भी कम दे रहे हो और उनको रिस्क भी सबसे ज्यादा दे रहे हो, तो क्या कोई पैसा लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो अगर आप ज्यादा रिस्क उसमें रख रहे हो उनको, तो रिटर्न ज्यादा। समझ आया ईशा? यस मैम। ठीक है जी। अब मेरे को एक चीज पूछनी है आप लोगों से, इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड होगा। ये जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं और ये जो हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। बताओ क्या होता है? आपको इसमें ही दिख रहा है इनकम स्टेटमेंट में। जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्या मीनिंग होता है चार्ज अगेंस्ट और प्रॉफिट? चार्ज का मतलब हुआ कि वो तो प्रॉफिट से पहले देना ही देना पड़ेगा, उसके लिए कोई वो नहीं है कि ना दो। पर जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो अगर पैसा होगा तो देंगे, पर उसके लिए भी एक लिमिट दे रखी है कि अगर 3 साल में 4 साल से जैसे नहीं दिया तो इक्विटी में चेंज हो सकता है। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं। यहाँ पे आपको क्या चीज दिख रही है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है? यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट मिलता है, सुना है आप लोगों ने? टैक्स बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट पे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जिसपे हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। चार्ज अगेंस्ट, आपका प्रॉफिट कम होगा और आपको क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। ये वाला एग्जांपल देखो, ये आपको दो कंपनीज बता रखी है। द कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड इज फुली फाइनेंस्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब पूरा उसने कैपिटल ले लिया। Whereas Y Limited uses debt fund as well, मतलब कि शेयर कैपिटल भी और डेट भी दे रखा है। ठीक है, गिवन बिलो इज द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज, जो हमने भी इनकम स्टेटमेंट बनाई थी ना, वही बता रही, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट दे रखी है। एक्स लिमिटेड ने खाली शेयर कैपिटल दे रखी थी, तो उसका ईबीआईटी और पीबीटी सेम ही आ जाएगा, क्योंकि कुछ इंटरेस्ट तो पे करा ही नहीं। एक्स लिमिटेड ने क्या ले रखा था, सिर्फ शेयर होल्डर से पैसा ले रखा था, तो कोई इंटरेस्ट तो देना ही नहीं है। आपका ईबीटी और पीबीटी सेम आ जाएगा, ईबीआईटी और पीबीटी। उस पर टैक्स पे कर दो 35%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया आपका, 65। दूसरी कंपनी वाई, जिसने लोन भी ले रखा था, उसका बोला कि 100 का आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया, 40 का आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है, आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 60 का 35%, 21 का आपने टैक्स पे करा और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 39।
तो आप मेरे को एक चीज बताओ, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स के कारण हमारी कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि डिबेंचर होल्डर्स के कारण एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना। 40 आने पर उसमें टैक्स बेनिफिट मिलके हमारा बाई 209 रुपीज 14 रुपीज का हमारी टोटल में आ गई 26 रुपीज। 26 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट मिल पाएगा। आप लोग बताओ, समझ आया? अर्शिता, ईशा, अनुराधा। और ये जो डिबेंचर होल्डर की कितनी ज्यादा कॉस्ट है ये मुझे समझ में आया, बाकी तो मुझे समझ आ गया कि ये टैक्स बेनिफिट मिलता है, ये वो। क्या नहीं समझ आया? डिबेंचर होल्डर्स की कॉस्ट, ये तो आपको इंटरेस्ट निकाल के दे रखा है 40। एग्जाम्पल है ना, आपको बता रखा होता है सपोज इतने का लोन है उस पर इतना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको इंटरेस्ट निकाल के दे रखा है कि सपोज वो 40 का इंटरेस्ट पे कर रही है, एग्जाम्पल बस। ठीक है। वो कह रहा है एक्स लिमिटेड है जिसने सिर्फ शेयर कैपिटल ले रखी है, उसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया 100, कोई इंटरेस्ट पे करा नहीं, तो अर्निंग बिफोर टैक्स भी सेम आ गया। उसमें उन्होंने टैक्स पे करा 35% के अकॉर्डिंग 35 का, तो उनका अर्निंग आफ्टर टैक्स आया 65। यही दूसरी कंपनी थी, उसका भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम है बिल्कुल, बस उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा 40 का। ठीक है। तो उसका अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 60, उस पे इंटरेस्ट पे ये टैक्स पे करा 35%, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 39। तो इसमें क्वेश्चन है कि आपका डिबेंचर्स की कॉस्ट कितनी आ रही है? क्या हम जो इनको ये 40 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये आपकी कॉस्ट है? यस। 40 का इंटरेस्ट तो पे कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपका कितना फर्क आ रहा है? 26। 26 का। आपकी कॉस्ट हुई 40 की, तो आपका कहीं ना कुछ टैक्स सेविंग पे तो हुई ना। आप ये देखो एक्स लिमिटेड कितना टैक्स पे कर रहा है, 35 का, और वाई कितना पे कर रहा है 21 का। क्यों? अर्निंग फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों का सेम था, फिर वो टैक्स कम पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको टैक्स बेनिफिट मिल गया। ये जो 40 रुपए का उसने इंटरेस्ट पे करा उसका 35% उसको बेनिफिट मिल गया, टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यही है कि अगर हम इंटरेस्ट देते हैं किसी चीज पे तो हमारा टैक्स कम हो जाता है, बस यही है ना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आपका इंटरेस्ट भी, कोई भी एक्सपेंस जो आपका P&L से हम चार्ज करते हैं ना, वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, उसका आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आप ये मानो एक कंपनी थी, उसका ये P&L था। ठीक है। उसने 100 का रेवेन्यू अर्न करा, उसके एक्सपेंस थे 20 के। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ गया 80। इस पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 80 इंटू, अगर आप मान लेते हो सपोज 30% का टैक्स, तो आपको 24 का टैक्स पे करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर? सिमिलरली दूसरी कंपनी थी, सेम 100 का रेवेन्यू है, बट उसके एक्सपेंसेस कितने हैं 40 के, तो उसका प्रॉफिट कितना आ गया 60 का। अब उसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 60 इंटू 30%, 18 का। 18। टैक्स कम हो गया, किस कारण? क्योंकि आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। तो ये जो आप P&L से एक्सपेंस चार्ज करते हो ना, ये आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब आप प्रॉफिट से कम कर रहे हो, प्रॉफिट आपका कम हुआ ना, और उससे आपका टैक्स कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अभी जब हम सबसे पहले डेट की कॉस्ट निकालना सीखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई आपको ये इनकम स्टेटमेंट दिखा के बोले कि डेट की कॉस्ट कितनी है, तो आप ये नहीं बोलोगे 40 की कॉस्ट है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं टैक्स सेविंग्स भी हो रही है। The comparison of two companies shows that an interest payment of 40 by Y Limited results in a tax shield. Tax shield मतलब tax saving of rupees 14 lakhs. आपको टैक्स कम पे करना पड़ रहा है 14 का, एक्स लिमिटेड 35 का पे करिए, वाई लिमिटेड 21 का पे करिए, तो 14 का आपको टैक्स कम पे करना पड़ रहा है। ठीक है। 40 lakhs paid as interest into 35% tax rate. Therefore, the effective interest is rupees 26. आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करा 40 का, लेकिन आपको टैक्स कम पे करना पड़ा 14 का, तो आपकी नेट कॉस्ट कितनी लगी 26 की। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। हम डायरेक्टली जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको कभी भी कॉस्ट नहीं बोलते, उसमें से उसका टैक्स लेस कर देते हैं, तब जो अमाउंट बचता है वो हमारी क्या होती है cost। ठीक है। इसका हम फॉर्मूला क्या बनाते हैं, आई इंटू 1 माइनस
टी। कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है, कभी पढ़ा है ऐसा? कहाँ पे पढ़ा है? जो इनको निकालते हैं और जो वो उसमें वो निकाली थी अर्निंग पर शेयर उसमें निकाल। हाँ, उसमें आप पढ़ते थे जब एडजस्टेड अर्निंग्स निकालते थे, डाइल्यूटेड ईपीएस। तो एडजस्टेड अर्निंग्स निकालनी होती थी कि अब जो हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा वो तो वापस ऐड कर देते थे, लेकिन उसमें कुछ टैक्स सेविंग हो रही होती थी, वो लेस कर देते थे। तो हमारी नेट आ जाती थी कितनी सेविंग्स हो रही है। ठीक है, तो यही सेम फॉर्मूला पढ़ते थे। ये आपका हो जाएगा 40 × 1 - 0.35, 35% था। ये आपका कितना आ गया? 26। क्लियर है? तो हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हम 40 को कॉस्ट नहीं बोलेंगे, उसमें से टैक्स लेस करेंगे। अर्शिता समझ आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। बेसिक बेसिक चीजें समझ आई। अब ये मान लो आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया है ऑलमोस्ट। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स जो हम पढ़ेंगे, उसमें हमें इंटरेस्ट ही निकालना मेन होता है। इंटरेस्ट हमने निकालना सीख लिया कि उसमें से हमें टैक्स की सेविंग, टैक्स शील्ड जो है वो लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका बेसिक बेसिक चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं जितना हमने पढ़ा है थ्योरी। प्रैक्टिकल वाला पार्ट कल से क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। अभी हम इसको बेसिकली रीड करेंगे। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड वर्ड को अंडरलाइन पता है क्यों कर रखा है? एक्सपेक्टेशन होती है इतनी कि हमें इतना मिलना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ कम भी मिल रहा हो। क्या शेयर होल्डर्स को फिक्स होता है कि हमें ये मिलेगा? नहीं। लेकिन जब कंपनी को पैसा लेना है, अगर सपोज आज कंपनी बोरो कर रही है, हाँ, उसको ना एक प्रोजेक्ट में लगाना था। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए उसको चाहिए 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए लगाएगी और उससे वो क्या सोच रही है? उसको अलग अलग सोर्सेज से पैसा लेना है। डेट से लेना है, शेयर कैपिटल से लेना है। इस प्रोजेक्ट से उसकी एक्सपेक्टेशंस है कि मेरे को 15% का आरओआई आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, तो अब ये बताओ, जो वो अलग अलग सोर्सेज से पैसा लेगी, उनकी जो कैपिटल पे उसको कॉस्ट करनी पड़ेगी, इनकर करनी पड़ेगी परसेंटेज, वो क्या 15% से कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? तो ज्यादा होना चाहिए। आपको रिटर्न 15% मिलेगा, तो आपकी कॉस्ट उससे ज्यादा होनी चाहिए? नहीं, कम होनी चाहिए, कम होनी कम होनी चाहिए। अगर आपको पता है आप एक प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए लगाओगे और उससे आपको रिटर्न मिलेगा 15% का, तो हम जहां से पैसा लेके उस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, हम सोचेंगे ना 15% से कम ही लगे। सपोज 10% लगा तो 5% अपने को भी बचे, तो आप कम चाहोगे। तो उसके लिए हमें इनकी कॉस्ट पता होनी चाहिए कि हम लोन लेंगे तो कितनी कॉस्ट होगी, शेयर कैपिटल लेंगे तो कितनी कॉस्ट होगी। अब लोन का तो सपोज हमें फिक्स पता है कि हमारी 7% आएगी टैक्स हटा के। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। बट शेयर कैपिटल का कुछ फिक्स तो होता नहीं है, तो हमें एक्सपेक्टेड तो देखना पड़ेगा ना कि हमें उनको कितना पे करना पड़ेगा, मार्केट में जनरली क्या चल रहा है, या वो सब चीजें हमें एक्सपेक्टेशंस तो देखनी पड़ेगी। तो हमें एक्सपेक्टेड क्या निकालनी पड़ती है? कॉस्ट निकालनी पड़ती है। चाहे आप एक्चुअल में उससे कम ज्यादा कुछ पे करो, लेकिन आप क्या निकालोगे? एक्सपेक्टेड कॉस्ट। आपने देखा इसकी 7% आ रही है और सपोज इसकी आ रही है आपकी 10%, तो आपकी टोटल 17% हो जाएगी। अभी हम आगे पढ़ेंगे पेट वगैरह देना सब कुछ, किससे कितना आपने लोन लिया। बेसिक जनरल एग्जाम्पल के लिए लो, 17% की कॉस्ट आ रही है, तो क्या हम इस प्रोजेक्ट में लगाना चाहेंगे? जब हमें पैसा ही 17% पे मिल रहा है, रिटर्न 15% का आएगा, तो अपना तो लॉस हो जाएगा। हम सोचेंगे 15% से कम से हम कहाँ पे से पैसा ले सकते हैं, वो ट्राई करेंगे। ये भी नहीं कह सकते कि हम सारा का सारा लोन लेके लगा दे, बहुत रिस्की हो जाएगा। 15% कौन सा आज आ गया, वो भी एक्सपेक्टेड है। तो हमें उसका ऑप्टिमम स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, हम कितना लोन से ले, कितना कैपिटल से ले। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना होता है बेसिकली, ये आपका वर्ड है एक्सपेक्टेड रिटर्न। हमें देखना पड़ता है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट देखनी पड़ती है कि उनसे हम पैसा लेके जहां पे इन्वेस्ट करेंगे, उसकी रिटर्न जितना आने वाला है उससे ज्यादा हमारी कॉस्ट तो नहीं पड़ रही। चाहे हमारे को शेयर होल्डर्स को कंफर्म है कि, मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है कितना परसेंट देना ही है, लेकिन हमें एस्टिमेट तो लेके चलेंगे कि कितना देना पड़ेगा। तो हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालते हैं बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, दैट इज शेयर होल्डर्स, लेंडर्स एंड डेट होल्डर्स टू द बिजनेस एज अ compensation for their contribution to the total capital. Cost is not the amount which the company plans to pay or actually pays. Rather, it is the
एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, हम एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कितना जो आप जिससे पैसा ले रहे हो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम उसको उतना पेमेंट तो करें। ठीक है। For example, the company issues 9% coupon debentures, but expectation of investor is 10%. The investor will subscribe it at discount and not at par. ये लाइन आपको बाद में समझ आएगी। ठीक है, इसको अभी के लिए छोड़ दो, क्वेश्चन के साथ समझ आएगी। Cost of any source of finance is expressed in terms of percentage per annum. ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है। हम क्या एब्सोल्यूट अमाउंट में बताते हैं, परसेंटेज में बताएंगे। परसेंटेज में बताएंगे हमेशा। अगर एक कंपनी है, एग्जाम्पल आपकी एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड। ए ने लोन ले रखा है 10 लाख रुपए का, ठीक है, और बी ने भी लोन ले रखा है 10 लाख रुपए का। बी ने सपोज ले रखा है 20 लाख रुपए का, ठीक है। ये इंटरेस्ट पे कर रहा है 10% पे और ये पे कर रहा है 5% पे। ए लिमिटेड कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है? 1 लाख का। बी लिमिटेड कितना पे कर रहा है? 1 लाख का। आप अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे तो आपको लगेगा दोनों सेम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बट एक्चुअल में तो बी लिमिटेड ने बहुत सस्ता लोन ले रखा है 50% रेट पे। तो हम हमेशा किस में बताते हैं? परसेंटेज। अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे तो वो तो सेम आ रहा है आपका इंटरेस्ट, लेकिन क्या सेम है उनका लोन? नहीं है। बी लिमिटेड को तो बेनिफिट है, 20 लाख रुपए मिल गए उसको 5% रेट पे, मतलब वो आगे इन्वेस्ट 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रिटर्न अर्न कर सकता है सिर्फ 1 लाख रुपए पे करके, और ए लिमिटेड 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। समझे? तो ये चीज थी आपकी, हम परसेंटेज में करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, इसके अलग अलग नाम है। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होता है? डिटरमाइनिंग करेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प्स इन मेकिंग फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजंस। आप कहाँ से पैसा लो, कहाँ पे इन्वेस्ट करो कि आपको रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिजाइनिंग ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, हम क्रेडिट पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं। फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फैक्टर्स क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करने में? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स सच एज रिस्क। अभी हमने पढ़ा था जितना ज्यादा रिस्क होगा, हमें कंपनी को जितना ज्यादा रिस्क होगा कि उनको डिबेंचर्स को पेमेंट करनी ही करनी है तो उसको कम रिटर्न देगी। एंड रिटर्न, इन्फ्लेशन कितना है? इन्फ्लेशन रेट सपोज 10% है, तो क्या कोई आपको 4% पे इन्वेस्ट करके दे देगा पैसे? होगा ना, एटलीस्ट इन्फ्लेशन तो मैच करो। इन्वेस्टर की प्रेफरेंसेस क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, सप्लाई डिमांड क्या है। अगर सप्लाई कितनी है, मतलब कि मार्केट में पैसा मिल ही नहीं रहा, कोई इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है। सपोज आप मान लो लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना चल रहा था, तो क्या कोई अपना पैसा का इन्वेस्ट करना चाह रहा था? सबको था अपने पास कैश रहे, तो मार्केट में सप्लाई ही नहीं है। लेकिन आपको पैसा चाहिए अर्जेंटली, तो आप ज्यादा रेट पे भी लोगे ना, कम पे तो लेंगे नहीं, कोई आपको देगा ही नहीं। तो सप्लाई, आप जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, सप्लाई कम होती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। डिमांड, अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पड़ी हुई है, तो आप कितने पे करोगे? कम पे इन्वेस्ट करोगे। कम पे भी करोगे क्योंकि पता है कि आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो आपको ये सब चीजें देखनी है। फिर हम टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन निकालेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे। यहां से हम कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तक का एक बारी ओवरव्यू देते हैं। कौन बताएगा ओवरव्यू, क्या क्या पढ़ा है आज? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे फाइनेंस डिसीजन पे बेस्ड होते हैं कि हमें कहाँ पे हम्म इन्वेस्ट करना, कहाँ पे नहीं। उसके दो सोर्सेज है हमारे पास, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स में दो टाइप, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। उस पे कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास काफी फैक्टर है, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा आता है रिस्क एंड उस पे रिटर्न कितना लगेगा। कंपनी के हिसाब से जो डेब्ट है हमारा वो रिस्किएस्ट है क्योंकि इस पे इंटरेस्ट हमें कंपल्शन पे करना, और इसलिए उस पे रिटर्न काफी कम देंगे हम। और शेयर्स पे हमारा रिस्क बहुत कम है, इसलिए उसे रिटर्न ज्यादा पे करना पड़ता है।
हमने दो टाइप्स की कैपिटल पढ़ी, आपका डेट जिसमें डिबेंचर्स लोन्स कुछ भी आ सकता है, और शेयर्स, शेयर्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डेट आपका सबसे ज्यादा रिस्की होता है, तो हम उस पर रिटर्न कम देते हैं, क्योंकि कंपनी को पता है कि हमें इसको पेमेंट करनी करनी है। शेयर्स आपके जो होते हैं रिस्की ज्यादा होते हैं, रिस्की कम होते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इनको रिटर्न ज्यादा देते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा है डेट में, हमने एक चीज पढ़ी कि आपको टैक्स सेविंग होती है। टैक्स सेविंग क्यों होती है? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो हम कैसे निकालते हैं? हम जब इंटरेस्ट पे करें उसको कॉस्ट नहीं बोलते, उसमें से 1 - टी टैक्स हटा देते हैं, जो हमारा अमाउंट बचता है उसको हम बोलते हैं कि हमारी कॉस्ट आई है। ठीक है। वेरियस फैक्टर्स होते हैं आपके, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, करेंसी रिस्क हो गया, और सप्लाई डिमांड हो गया, रिस्क रिटर्न हो गया, जो हमारे डिटरमाइन करते हैं हमारी कितनी cost होगी। ठीक है। तो यहाँ तक सारा समझ आ गया आप लोगों को? कैसा लग रहा है, कैसा जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, कैसा है? इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है ना? फाइनेंस की नॉलेज भी बढ़ेगी इससे वैसे। बहुत ये सारे। बट कंपनी के हिसाब से ही पता चलेगा हमें इसमें, या फिर हम एक इन्वेस्टर के तौर पे भी आगे चैप्टर्स में कर पाएंगे कुछ इसके बारे नहीं, में? कुछ चीजों में आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जैसे इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपके इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। जैसे हम देखेंगे, सपोज आपने बॉन्ड्स ले लिए, डिबेंचर्स ले लिए, आपको बता गया आपको ये इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है। आपको ये देखना है कि करंट मार्केट प्राइस जितना है, ठीक है, उतने के एक्सपेक्ट में हमें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हो करंट मार्केट प्राइस किसी चीज का चल रहा है 1200 रुपए, तो आप देखोगे उसके फ्यूचर में हमें क्या क्या रिटर्न्स मिलेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। प्रेजेंट वैल्यू अगर सपोज आ गई 1100 रुपए, तो आप बताओ जो हमें सारे उससे बेनिफिट्स मिलने वाले उसकी आज की वैल्यू 1100, हमें वो मार्केट में मिल रहा है 1200 का, तो क्या हमें खरीदना चाहिए? हमें उससे रिटर्न्स 1100 के मिलेंगे। तो हम ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको अपना माइंड खोल के रखना है, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और कोई किसी का डाउट है? कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रोसेस करो सब्जेक्ट को, इतना रिवाइज कर लेना। मैं अभी ये वाले नोट शेयर कर दूंगा आपका इस पीडीएफ, तो इतना रीड कर लेना। ठीक है। आप कल से अपनी नोटबुक लेकर आना क्वेश्चंस ठीक है। के। बाकी एक चीज है कि जब एंड के 5 मिनट होते हैं ना, उसमें क्वेश्चंस पूछ लिया करो, जैसे मतलब कि सबसे पूछ लिया करो कि जैसे एक जना बताता है ना, जैसे समरी, जैसे अकाउंट्स में भी ऐसे करते थे, तो थोड़ा सा उसने बताया तो नेक्स्ट अब आप बताओ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या है। इससे मतलब कि अटेंशन भी बना रहेगा और रिकैप्चुलेट भी हो जाएगा। बीच बीच में हम अपना एमसीक्यूज क्विज भी रखेंगे। हाँ जी। ठीक है। जो वो जो एक उस पे होता है ना, यहीं से ही वो कनेक्ट हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म गूगल पे ही कुछ करते हैं उस पे, होगा तो कुछ मेरे कुछ को पड़ेगा। क्विज बोट वगैरह कुछ होता हाँ, है आजकल चले हुए हैं, तो उस पे very हो जाता है। हाँ। ठीक है, ऐसा कर लेंगे, नहीं तो अदरवाइज रोज 5-7 मिनट का तो कर ही लेंगे। ठीक है। ओके जी। चलो, इतना पढ़ लेना, और कल 8:30 क्लास। थैंक यू। बाय बाय। और कल थोड़ी लेंथी हो सकती है, मतलब आज तो जल्दी खत्म होगी। आज तो कुछ भी नहीं था, आज तो बेसिक था, इंट्रोडक्शन। तनीषा वहां पे ही आई हुई है? अनीशा भी 1-2 दिन बाद आएगी। ओके ओके। ओके, बाय बाय। थैंक यू। बाय मैम। बाय बाय राधा।